चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कुछ बच्चे ट्रिक लिखा हुआ था नोट्स में अमीनो एसिड का, उसको लेके कंफ्यूज हैं और एक मिस्टेक हो गया था कल हमारे से लिखने में। बेसिकली देखिए, मैंने आपको बताया था 3 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस ऑफ COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। एक था एसिडिक अमीनो एसिड, एक था बेसिक अमीनो एसिड और एक था न्यूट्रल अमीनो एसिड। और इसका ट्रिक आपके नोट्स में लिखा होगा अगर आप पढ़े होंगे। इसके बारे में लिखा था ASPG एसिडिक है, ऐसा लिखा था। ASPG एसिडिक है और इसमें लिखा होगा बेसिक क्लियर करो तब AR लाएंगे हस्ती। मैंने कहा था कि आप इन दोनों को याद रखिए, बाकी बच्चे 15 वो हैं। तो इसमें ASP का मतलब था एस्पार्जिन, सॉरी एस्पार्टिक एसिड, और यहाँ G का मतलब था ग्लूटामिक एसिड। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही था। यहाँ AR का मतलब था आर्जिनिन, लाएंगे का मतलब था यहाँ पर लाइसिन, जिसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कल समझा दिया था, और हस्ती का मतलब था यहाँ पे हिस्टिडीन। अब बच्चे कह रहे हैं नोट्स में मैंने गलती से शायद यहाँ वैलिन लिख दिया है। नहीं, वैलिन इधर होता है, इधर 15 के 15 बच्चे सारे होते हैं। इधर 15 अमीनो एसिड बच्चे जो सारे से सारे इधर आ जाएंगे, चाहे वो तुम्हारा ग्लाइसिन हो, चाहे वैलिन हो, चाहे और भी कोई जो भी हो। तो सही ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई मिस्टेक हुआ है मेरे से कल तो सुधार लीजिएगा। जैसे कह रहे हैं कि आप वैलिन इधर लिख दिया था मैंने गलती से, ठीक है, तो सुधार लीजिएगा। ट्रिक भी बता दिया मैंने। ASPG एसिडिक है, बेसिक क्लियर करो तब AR लाएंगे हस्ती। AR मतलब आर्जिनिन, लाएंगे मतलब लाइसिन, और हस्ती मतलब हिस्टिडीन। तो ये तीनों बेसिक हो गए और ये दोनों एसिडिक हो गए, बाकी 15 बचे न्यूट्रल हो गए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। कल के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। सर एक बार ग्रेटर आयन के बारे में बता दीजिए। बेटर आयन या ज्यूटर आयन? ज्यूटर है। अच्छा, ज्यूटर आयन के बारे में कल भी बताया था, फिर से एक बार जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी अमीनो एसिड है तो वो अमीनो एसिड ये ऐसा ही होगा। ठीक है, 4 वैलेंसी, उसके साथ एक तरफ जुड़ा होगा क्या, COH, एक तरफ जुड़ा होगा NH2, एक तरफ जुड़ा होगा R ग्रुप, एक तरफ जुड़ा होगा H। अब ये R कौन सा है, इस पे डिपेंड करता है कि ये अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। मान लिया जाए अगर R खुद एक और एसिडिक ग्रुप हो तो ये अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। R खुद एक और बेसिक ग्रुप हो तो ओवरऑल ये अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो ये तो मैंने समझाया कि अमीनो एसिड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये तो बात आप pH 7 पर डिसाइड कर लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर pH 7 पर ओवरऑल ये अमीनो एसिड अधिक H+ देने की टेंडेंसी रखता है तो एसिडिक है, लेने की टेंडेंसी रखता है H+ तो बेसिक है, और इक्वल मात्रा में लेता और देता है तो वो न्यूट्रल है। तो वो बात तो आपने pH 7 पर डिसाइड कर लिया कि अमीनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। ये बात आपने pH 7 पर डिसाइड किया है, दिस इज अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। और आपने यहाँ से एग्जाम्पल भी निकाल लिया, इसमें 2 एग्जाम्पल बताया, इसमें 3, बाकी सब इधर। ये एक अलग मैटर है कि एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है, ये एक अलग मैटर है जो pH 7 पे आप निकालते हो। अब हम बात करेंगे आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। हाँ, अगर मैंने ऐसा कहा कि pH 7 पे हमने ये डिटरमाइन किया है ये अमीनो एसिड एसिडिक है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा H+ दे रहा होगा, और देने के बाद खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा ला रहा होगा, तो वो एनायन के फॉर्म में पाया जाएगा pH 7 पर। और अगर हमने ऐसा कहा कि ये जो है pH 7 पर ज्यादा से ज्यादा H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेसिक है, और जाहिर सी बात है फिर वो कैटायन के फॉर्म में पाया जाएगा। और हमने ऐसा कहा कि वो न्यूट्रल है
मतलब जितना H प्लस दे रहा है उतना ही H प्लस ले भी रहा है, तो वो नेट चार्ज 0 के फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब वो कोई चार्ज उसके ऊपर नेट नहीं होगा। तो ये बात तो आपने pH7 पर ये डिटरमाइन किया कि वो अमीनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये एक अलग कहानी है। दूसरी कहानी थी हमारी आयनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड। हमने कहा कोई भी अमीनो एसिड हो, वो अमीनो एसिड एक ज्यूटर आयन के फॉर्म में पाया जाएगा जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा। जैसे कि ये अमीनो एसिड है, COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, R ग्रुप है, H है। अब यहाँ R तो कुछ भी हो सकता है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल में से अब कुछ भी हो सकता है वो तो, लेकिन मैं कहता हूं कि एक ऐसा pH है जिस pH पर इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के ऊपर ये H प्लस लॉस गेन सब हो रहा है, चार्ज भी आ रहा है, लेकिन यहाँ नेट चार्ज यहाँ पे 0 है। अब वो नेट चार्ज कैसे 0 है वो R पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना बस बोल रहा हूं कि एक ऐसा pH का पॉइंट जहां पर अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 हो, तो वो अमीनो एसिड तो ज्यूटर आयन कहलाएगा। ऐसा आयन जिसके ऊपर नेट चार्ज 0, लेकिन दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो, लेकिन नेट चार्ज 0, वो ज्यूटर आयन कहलाएगा। और pH का वो पॉइंट जिस pH पर वो ज्यूटर आयन पाया जा रहा है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH की वो पॉइंट जहां पर कोई भी अमीनो एसिड अपना ज्यूटर आयन दिखाता हो। अब मैं ऐसा कह रहा हूं, ये कौन सा अमीनो एसिड है मुझे नहीं पता, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, नहीं पता। अगर मैं इसको न्यूट्रल लेके मानूं, चलिए तो न्यूट्रल मानूंगा तो यहाँ पे H लगा दूं, या ऐसा कोई ग्रुप यहाँ पे लगाऊं जो ना ही H प्लस दे ना ही H प्लस ले, मतलब वो एसिडिक भी नहीं हो और बेसिक भी नहीं हो, ठीक है, तभी जाके ऐसा हो पाएगा कि ये 0 यहाँ पे मतलब माइनस और यहाँ प्लस, ओवरऑल 0। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या है, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये हमें पता है, तो कि जितना दे रहा है उतना ही ले रहा है। और इसका मतलब अगर आपने इसको ये डिसाइड कर लिया है कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो एक बात बताइए, आपने इसको न्यूट्रल अमीनो एसिड pH कितना पर डिटरमाइन किया है? pH 7 पर डिटरमाइन किया है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। और न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या, ये pH 7 पे ही आपने डिटरमाइन किया है कि वो जितना H प्लस देता है उतना ही H प्लस लेता है, उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, मतलब ये pH 7 ही उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 है, pH 7 है, जहां पर वो ज्यूटर आयन का फॉर्म में मिल रहा है। अब यदि मैं इसी के बारे में बात करूं, जो एक न्यूट्रल अमीनो एसिड का ज्यूटर आयन है, यदि मैं इसी के बारे में बात करूं, इसी अमीनो एसिड के चारों ओर मैं मीडियम को चेंज कर दूं, अभी तो मीडियम का साइड न्यूट्रल है, आप देखो मैंने आप pH 7 लिखा है, अभी मीडियम न्यूट्रल, अगर मैं pH 7 से कम करूं तो इसका मतलब क्या, अभी आपने कहा ना कि pH 7 पर वो ज्यूटर आयन का फॉर्म में मिल रहा है, मतलब pH 7 उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। तो pH 7 का मतलब आप समझ भी रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कि pH लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब हम एग्जांपल ले चुके हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड का, ये ग्लाइसिन है, तो अगर pH 7 से कम होगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मीडियम में H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मीडियम में। तो मीडियम में अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो आपने तो pH 7 पर डिटरमाइन किया था कि ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन अब pH 7 थोड़ी रहा, pH 7 से कम हो गया है, और वही pH 7 उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो गया pH न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। तो अब H प्लस कंसंट्रेशन मीडियम में अधिक है, तो H प्लस दिया करता था अमीनो एसिड का कौन सा पार्ट, COH पार्ट, तो COH पार्ट को बोला जाएगा अब तुमसे H प्लस नहीं लिया जाएगा, मीडियम में आप H प्लस नहीं दे सकते, और अब अपना H प्लस पकड़ो पहले, अब अपना H प्लस पकड़ो पहले। हाँ, ये NH2 हुआ करता था नॉर्मली, तो ये NH2 जो नॉर्मली हुआ करता था, लो मैं इसका रियल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लो 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड वेट कीजिए, रियल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देते हैं। हाँ, तो pH 7 पे तो आपको ये कहानी मिल रहा था, ये मैंने क्यों दिखाया बैकवर्ड फॉरवर्ड आप जानते हो, ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। तो pH 7 पे तो मैंने दिखाया कि ज्यूटर आयन के फॉर्म में, लेकिन अगर pH 7 से कम हो गया तो pH 7 पे तो ये H प्लस दे देता था और ये H प्लस से गेन करता था मीडियम से। तो अगर pH 7 से कम हो गया मतलब H प्लस की मात्रा अधिक हो गई है, तो इसको बोला जाएगा आप दे नहीं सकते। लेकिन हाँ आप लो,
आप मीडियम से लेने वाले आदमी हो, आप लो, मीडियम में बहुत H प्लस है तो आप लो। तो कुल मिलाकर नतीजा ये होगा कि स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देने वाला दे नहीं सकता तो COH के फॉर्म में ही रहेगा, लेने वाले को आजादी है, ले सकता है तो NH3 के फॉर्म में पाया जाएगा अभी भी। तो कुल मिला के कैटाइन के फॉर्म में पाया जा रहा है, इसको वीक कैटाइन कहते हैं, कहते हैं आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। और ये ड्यूटेराइन अब रहा नहीं, मतलब अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो गया पीएच किसी भी अमीनो एसिड का, हमने एग्जांपल लिया न्यूट्रल का, तो कैटाइन के फॉर्म में पाया जाएगा। अब अगर ऐसे ही हमने मीडियम का पीएच कर दिया 7 से अधिक, तो 7 से अधिक का मतलब समझ रहे हो, यहां पर 7 था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसके लिए, न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। तो अगर आपने 7 से कम किया, 7 से अधिक किया, मतलब पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कर दिया आपने। इसका मतलब आप समझ भी रहे हो आपने क्या कर दिया है, मीडियम में H प्लस की मात्रा आपने घटा दी है, क्योंकि पीएच जब बढ़ता है तो H प्लस कम होता है, H प्लस कम होता है तभी ना पीएच बढ़ता है पीएच स्केल में। तो मीडियम में अगर H प्लस की मात्रा कम है तो बताओ एट न्यूट्रल पीएच, मतलब कि एट पीएच 7 COH देता था मीडियम में H प्लस और NH2 लेता था मीडियम से, तो लेने वाले को बोलेगा आप नहीं ले सकते, मीडियम में ऑलरेडी H प्लस की कमी है। हाँ देने वाले आप दो, क्योंकि आप दोगे तो मीडियम में H प्लस की कमी भरपाई पूरी होगी, तो देने वाले को आजादी है, यहाँ पे लेने वाले को रोक लग गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इस फॉर्म में मिलेगा भाई, यहाँ पे ये इस फॉर्म में मिलेगा, देखो, अरे अरे 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे इस फॉर्म में मिलेगा, देखो देने वाला 2, क्योंकि मीडियम में H प्लस की कमी है, तो देने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, लेने वाला नहीं ले सकता क्योंकि मीडियम में ऑलरेडी H प्लस की कमी है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अच्छा इस दौरान ये क्या बन गया, एनायन, ये भी वीक एनायन है। कुल मिला के कहानी ये है कि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोई भी अमीनो एसिड हो तो वो ड्यूटेराइन के फॉर्म में मिलेगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हुआ पीएच तो कैटाइन के फॉर्म में, अधिक हुआ पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से तो वो एनाइन के फॉर्म में मिलेगा। हाँ ये तीनों रिएक्शन आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, पीएच फ्लक्चुएट होगा, पीएच फ्लक्चुएट होगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड जा सकती है। जैसे ये कैटाइन है वो ड्यूटेराइन में कन्वर्ट हो सकता है अगर पीएच बढ़ रहा है, तो ड्यूटेराइन बना, पीएच बढ़ता गया तो पीएच बढ़ता गया तो वो फिर वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये तो मैंने एक रियल स्ट्रक्चर दिखाया, एक्चुअल में कन्वर्जन इस तीनों का चलता है आपस में। देखो आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, ऐसे देखा एनसीईआरटी में, वो तो मैंने रियल स्ट्रक्चर दिखाया है, ये है। तो एक्चुअल में अगर पीएच 7 रहा तब तो ड्यूटेराइन का फॉर्म में मिलेगा, 7 से कम होता गया तो कैटाइन की तरफ शिफ्ट करेगा, 7 से अधिक होता गया, मान लो 7 से कम ऑलरेडी था पहले, 7 की तरफ जा रहा है तो ड्यूटेराइन बना, फिर 7 से अधिक हो गया तो एनाइन बन गया, फिर 7 से कम हो रहा है तो 7 तक आ रहा है तो ड्यूटेराइन बना, फिर 7 से और कम हो गया कैटाइन बन गया। ये इंटरकन्वर्टिबिलिटी चलता रहता है। आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी में समझाया है वो H को लेकर समझाया या R को लेकर समझाया, कितने लोगों ने वो पीला वाला डब्बा देखा, हाथ खड़ा करो, पीला वाला डब्बा अभी नहीं देखना, रीवा बताओ एनसीईआरटी में एक जनरल एमिनो एसिड को लेकर समझाया गया या न्यूट्रल एमिनो एसिड को समझाया गया है? सर आर को तो लेकर समझाया गया था। तो आर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, यस राइट? तो आर का मतलब तो फिक्स नहीं हुआ ना, वो न्यूट्रल है या बेसिक है या एसिडिक है, मैंने खोल के समझाया है। हाँ अगर एनसीईआरटी ने आर को लेकर समझाया और साथ साथ पकड़ा है तो साथ साथ पकड़ा है तो आप समझ जाओ ना कि वो न्यूट्रल एमिनो एसिड का बात कर रहा है, क्योंकि मेजोरिटी तो वही एमिनो एसिड है ना 15 को। लेकिन मैंने आपको सारी बातें बता दी है, जैसे न्यूट्रल वाला तो बता दिया। अब देखो यहाँ पे आर अगर कोई भी हो, मान लो या आर अगर कोई भी हो, और अगर आप पीएच 7 की बात कर रहे हो और आप बता रहे हो पीएच 7 पे ड्यूटेराइन का फॉर्म में मिलता है, तो बताओ ये अंडरस्टूड है कि नहीं है कि वो बात न्यूट्रल एमिनो एसिड की कर रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ एग्जाम्पल चेंज करूंगा तो पता क्या हो जाएगा, अब मान लो ये हो गया न्यूट्रल वाला खत्म हो गया, सब बात आप कल लिख चुके हो। मैंने कहा कि न्यूट्रल एमिनो एसिड नहीं है, अमीनो एसिड है एसिडिक। अब बताओ अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो यहाँ पे CO, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड नहीं है एसिडिक अमीनो एसिड है तो यहाँ पे तो एक COH और होगा ना जी, कैसे लिखूं यार, ठीक है, तो एक H तो और होगा। तो अब ये एसिडिक है, ये बात तो आपने पीएच 7 पे ही डिटरमाइन किया है,
और pH7 पे एसिडिक क्यों है? क्योंकि ज्यादा H+ दे रहा है। तो pH7 पे तो ये और ये दोनों H+ चला जाएगा ना, तो उसके ऊपर तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात? तो क्या वो ज्यूटार आयन के फॉर्म में मिलेगा pH7 पे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हाँ, अगर वो pH7 के बजाय 4 हो जाए, ये ऐसा प्रैक्टिकली निकाला गया, pH अगर 7 के बजाय 4 हो गया, तो इसमें से एक ही अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड का एक ही COH पार्ट अपना H दे पाएगा मीडियम, और एक ही दे पाएगा, और ये NH2 तो लेगा ही लेगा। तो ओवरऑल वो इस फॉर्म में ही मिलेगा जो यहाँ पे लिखा है, देखिए इधर, उसका ज्यूटार आयन ऐसा होगा। ये ज्यूटार आयन एसिडिक अमीनो एसिड का ज्यूटार आयन है। नेट चार्ज देख लो यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि एक ही COH ने H दिया है ना, क्योंकि pH 4 है, ऑलरेडी मीडियम में अधिक pH है। लेकिन अगर आपने pH को मतलब कि ऑलरेडी मीडियम में अधिक H+ है, ठीक है, लेकिन अगर आपने मीडियम का pH और घटा दिया, 4 से भी कम कर दिया, सुनना, तो मतलब समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? 4 उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था एसिडिक अमीनो एसिड का, आपने 4 से भी घटा दिया, मतलब आपने pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर दिया, किसके लिए? एसिडिक अमीनो एसिड के लिए। तो अब बताओ आफत कितना भयानक आएगा। जब 4 था उसी टाइम एक COH तो दे नहीं पा रहा था H, अब 4 से और कम कर दे रहे हो, तो क्या ये वाला भी H+ दे पाएगा H मीडियम में? नहीं दे पाएगा। ये वाला COH भी नहीं दे पाएगा, मना कर दिया जाएगा उसको। मीडियम में ऑलरेडी H+ बहुत ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, तो ये नहीं दे पाएगा, तो COH के फॉर्म में रहेगा। लेने वाले को कोई मना नहीं है, लेने वाले को कोई मना नहीं है, लेने वाला लीजिए, क्योंकि pH अभी 4 या 4 से कम है, तो लेने वाला लीजिए आराम से। तो लेने वाला ने ले लिया, तो भी कटायन बन गया। अगर pH मान लो हमने क्या कि 4 से अधिक कर दिया, 4 से अधिक कर दिया, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, मीडियम में H+ की आप कमी करते जा रहे हो। pH अगर अधिक हो रहा है, 4 से अधिक होता जा रहा है, मतलब 7 की तरफ जा रहा है, और अगर उससे भी अधिक चला, मैं तो कह रहा हूं 4 से अगर अधिक हुआ, तो 4 से अधिक होता जा रहा है, मतलब आप न्यूट्रल की तरफ ही तो जा रहे हो, उसके बाद आप बेसिक की तरफ जाओगे। तो कुल मिला के आप pH जब बढ़ा रहे हो, तो H+ की कंसंट्रेशन मीडियम में घटा रहे हो, और घटा रहे हो का मतलब क्या है कि आप यहाँ pH को 4 क्रॉस कर चुके हो, और pH अगर आप 4 क्रॉस कर चुके हो, तो मतलब आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को क्रॉस कर चुके हो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए। और अगर मीडियम में H+ की कमी करते जा रहे हो, तो अब जो लेता था मीडियम से H+, कौन लेता था? NH2, उसको बोलेगा आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि मीडियम में H+ की कमी हो गई है। हाँ, देने वाले आप सभी लोग दीजिए, खटाखट दीजिए, देने वाले सभी लोग दीजिए। तो बताओ यहाँ पे देने वाला तो 2 है, तो ये भी देगा, और ये वाला, ये भी COH था ना, ये भी देगा, तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ओवरऑल ये वीक एनायन बन जाएगा। देख लो यहाँ पे, ये एनायन बन जाएगा ओवरऑल। यहाँ पे यहाँ पे लेने वाले ने लिया नहीं, क्योंकि उसको मना कर दिया गया, और देने वाले ने दिया, तो देख लो दो का नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो कुल मिला के बात ये है, मुद्दे की बात तो ये है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH का पॉइंट है जहां पर कोई भी एमिनो एसिड अपने ज्यूटार आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट न्यूट्रल एमिनो एसिड के लिए 7 होता है, एसिडिक के लिए 4 होता है। बेसिक का भी मैंने समझाया था। सपोज करो कोई भी एक बेसिक एमिनो एसिड हो, जैसे मैं लाइसिन का एग्जांपल समझाया था, ठीक है, NH2, ठीक है, आप समझ गए, 4 CH2 NH2 लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दे रहा हूँ, लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर है तो उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ कि NH2, आप समझ गए, 4 CH2 और NH2, ठीक है। तो अगर ये बेसिक अमीनो एसिड है, तो अब बताइए, अगर ये आपने इसको बेसिक कब डिटरमाइन किया? 7 पे, और 7 पे तो बेसिक तब ना आपने डिटरमाइन किया जब ये दोनों ने गेन कर लिया H+, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बने, एक नेगेटिव, तो उस टाइम तो ओवरऑल उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो आपने उसको डिटरमाइन किया कि वो बेसिक है pH 7 पर। लेकिन यहाँ ये बात नहीं हो रही, बात यहाँ ये हो रही कि वो ज्यूटार आयन के फॉर्म में कब प्रेजेंट होगा? तो ज्यूटार आयन के फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा तब जब pH हो 10। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, करके देखा गया ऐसा, जब pH 10 हो तो ये ज्यूटार आयन का फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब नेट चार्ज उस पे 0 आना चाहिए, और नेट चार्ज जो तभी 0 आएगा। अच्छा बताओ, pH 10 इसका मतलब क्या है? मीडियम में H+ की कमी है, क्योंकि 7 से pH अधिक गया, तो मीडियम में H+ की कमी होना स्टार्ट हो ही गई है। तो यहाँ पे pH 10 का मतलब ऑलरेडी H+ की कमी है, मीडियम में ऑलरेडी कमी है, तो उस दौरान लेने वाले को बिल्कुल मना कर दिया जाएगा, और देने वाले को
बोला जाएगा आप दीजिए। लेकिन एट pH 10 ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, लेने वाले में से एक ही को मना किया जाता है। इसका मतलब NH2 ही रहेगा, लेकिन एक NH2 NH3 प्लस बन जाएगा, और देने वाले को कोई मना ही नहीं किया जाएगा, आप दीजिए आराम से। तो कुल मिला के वो अभी ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर pH 10 से कम कर दिया जाए, अगर pH 10 से कम कर दिया जाए, इसका मतलब आप उस बेसिक अमीनो एसिड के लिए pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर दिए, क्योंकि उस बेसिक अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 10 निकाला गया था एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली, और आपने उसको 10 से कम कर दिया। 10 से कम किया, इसका मतलब इसकी कंपैरिजन में, pH 10 के कंपैरिजन में H प्लस मीडियम में बढ़ रहा है। हाँ, H प्लस मीडियम में बढ़ रहा है। इसके 10 के कंपैरिजन में अगर आपने pH 10 से कम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आप एसिडिक की तरफ जा रहे हैं, पहले न्यूट्रल तब एसिडिक की तरफ, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो अब लेने वाले को मना किया नहीं जाएगा, और लेने वाले को अगर मना नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर लेने वाला कौन था? NH2, एक NH2 यहाँ और है, NH2, तो NH2 को बोलेगा आप लीजिए आराम से, आप NH3 प्लस बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर H प्लस बढ़ता जा रहा है, तो अब देने वाले को मना किया जाएगा, आप दे नहीं सकते, तो CH को बोलेगा आप देना बंद कीजिए, तो बहुत हो गया, तो COH दे नहीं पाएगा, लेने वाले दोनों लेंगे, ओवरऑल ये कैटायन का फॉर्म में मिलेगा, देख लो। और अगर यहाँ पे देने वाला दे भी दिया बाय चांस, अगर बाय चांस दे भी दिया, तो भी ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी सुन लो, तो भी तो ओवरऑल पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा ना। और सुनो इधर आ जाओ, अगर pH 10 से अधिक हो गया, अगर pH 10 से अधिक हो गया, तो समझ रहे हो H प्लस की कमी यहाँ 10 पे ही थी, अब तो यहाँ पे भयानक कमी हो जाएगी भाई साहब, मीडियम H प्लस की भयानक कमी हो जाएगी, तो लेने वाला तो ले ही नहीं सकता, तो लेने वाला एक भी नहीं ले पाएगा, जब भयानक कमी हो जाएगी तो लेने वाला एक भी नहीं ले पाएगा, ये भी NH2 के फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, देने वाला दीजिए, तो वो वीक एनायन के प्रेजेंट में, वीक एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। मुद्दा अभी भी वही है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज्यूटर आयन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से pH कम हुआ तो कैटायन, और अधिक हुआ तो एनायन। बोलो, सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? और हाँ ज्योति, यस सर। ये सारी बातें मैंने कल भी बताई थी, मैंने कहा था अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा लेक्चर देखना। अब आपने पूछ दिया, मैं भी फ्लो में आके पूरा ही बता दिया, चलो सभी का समझ एक बार क्लियर हो गया होगा फिर से। आपके एनसीईआरटी में केवल वो आर लिख दिया, अब आर का मतलब आप समझो, मैंने तो आपको पहले ही बोला कि मैं इतना हाई लेवल का पढ़ा दूंगा कि आपको एमबीबीएस में काम आए ये सब चीजें। एमबीबीएस में पता है प्रोफेसर ये समझेगा कि आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में जानते हो, वो आपको बोलेगा नहीं कुछ इसके बारे में, कब कैटायन कब, अब वो आप देख लो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ेगा किधर की तरफ, वो तो कल मैंने आपको सिखाई दिया है। कैटायन दौड़ेगा एनोड की तरफ और एनायन दौड़ेगा कैथोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दौड़ेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, और कैटायन दौड़ेगा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के खुद के पास नेगेटिव चार्ज है। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास दौड़ेगा एनायन, और अरे यार लिख के बताता हूँ यार, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, एक मिनट लिख के बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड, ये उल्टा होता है ना कंसेप्ट यहाँ पे, तो वो कंफ्यूजन। कैथोड के पास है निगेटिव चार्ज एंड पर, और एनोड के पास है पॉजिटिव चार्ज एंड पे, तो बस अब आप कंसेप्ट लगा ही लोगे, आप तो समझ ही गए कॉन्सेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर आपको एनायन को इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ाना है, एनायन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दौड़ाना है, तो आप एनायन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले, तो एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, उसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा? नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कैटायन को डाला, तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो अब सही है? अरे बोलो, ये बात तो आप निकाल ही लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन वहां है कि आपको यही नहीं पता होता है कि कब कौन सा अमीनो एसिड कैटायन के फॉर्म में पाया जाएगा, कब एनायन के फॉर्म में पाया जाएगा। और लोग वहां मार्केट में वो पीला वाला डब्बा खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं मार्केट, एनसीईआरटी के नाम पे बच्चों को ठग रहे हैं। और देख लो आप एम्स 2015 का क्वेश्चन देखो, और मुझे बता दो, आप अपने कलेजे पे हाथ धर के बताना, क्या वो पीला वाला डब्बा पढ़ के वो एम्स 2015 का क्वेश्चन आपसे लग जाता? संभव ही नहीं है। उसके लिए आपको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों अमीनो एसिड का प्रैक्टिकल वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा बात, आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए, पीएच बढ़ने और घटने से क्या होगा,
कैटायन या एनायन क्या बनेगा, बाकी तो आप फिजिक्स लगा ही लोगे कैथोड एनोड का। और ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, या आपके एम्स 2015 का क्वेश्चन है। और बोलो तो मैं क्या करूं, 2016 से नीट आया, उसके बाद एम्स बंद हो गया, लास्ट टाइम था एम्स का वो। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट एम्स जैसे इंस्टीट्यूट वो सवाल आपसे पूछ रहा है, मतलब वो चाहता है कि आप मेडिकल कॉलेज आने से पहले इस जानकारी को प्राप्त करो, तभी तो वो सवाल आपसे पूछ रहा है। पागल तो है नहीं वो कि एमबीबीएस का सिलेबस आपसे पूछ लेगा नीट के एंट्रेंस में या एम्स के एंट्रेंस में। तो केवल पीला वाला डब्बा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। नहीं सीखे दोबारा वीडियो देखिए, आज के लेक्चर को फिर से देखिए, लेकिन ये सीखिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है पीएच का जहां पर कोई भी एमिनो एसिड अपने ज्यूटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट घटने से कैटायन बनता है और बढ़ने से एनायन बनता है। और एक डब्बा एक डाटा याद रखिए कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट न्यूट्रल एमिनो एसिड के लिए 7 प्रैक्टिकली निकाला गया, इसके पीछे आप मत जाइए, केमिस्ट्री वाले का काम है, निकाल के दे दिया उन लोगों ने। 7 एमिनो एसिड के लिए 4, बेसिक के लिए 10, बस इतना काम अगर आपने कर लिया तो इससे रिलेटेड आयनाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ आ जाए, आप गलत नहीं करोगे। हाँ एक बात और, ये डब्बा भी आपके दिमाग में होना चाहिए ये, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना, वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना फिर, क्योंकि वो तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा नहीं, एसिडिक बेसिक लिख के तो देगा नहीं, वो तो ऑप्शन में देगा एग्जाम्पल, ये है अमीनो एसिड, ठीक है, उसका आयनाइजेबल नेचर। अगर और भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो लास्ट लेक्चर में तो पूछ लीजिए, तब हम बढ़ते हैं आगे फास्ट। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एक छोटा सा टॉपिक हम पहले डिस्कस कर लें, 10 मिनट हमारे पास हो जाएगा डिस्कशन, ठीक है। और टॉपिक का नाम है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड। सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड, जितना कम बोलो उतना, मतलब कि जितना ज्यादा बोलो उतना कम है। आपको पता है पहला सिग्निफिकेंस आपने सीखा है, अभी आप सीखोगे भी आगे कि अमीनो एसिड जब पॉलीमराइज होता है तो प्रोटीन बनता है। आप सीखोगे नहीं बात, आगे भी पढ़ोगे आप। और प्रोटीन आगे चल के मॉडिफाई होकर एंजाइम बना देता है। और मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया कि नहीं, लिविंग सिस्टम के अंदर एक सिंगल ऐसा रिएक्शन नहीं है जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, एक सिंगल रिएक्शन भी ऐसा नहीं है, सारे के सारे रिएक्शन कैटालाइज्ड रिएक्शन है। और लिविंग सिस्टम के अंदर कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है, एंजाइम। तो ये एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व होगा, मेटाबॉलिज्म में। और आपको पता है जब तक मेटाबॉलिज्म चलेगा तब तक लाइफ चलेगा, तो आप समझ रहे हो, अमीनो एसिड है तो लाइफ है, इससे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, समझ रहे हो। लिपिड नहीं रहेगा काम चल सकता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़े दिन नहीं मिले काम चल सकता है, अमीनो एसिड अगर मिलना बंद हो गया तो लाइफ खत्म हो जाएगा। और फंक्शन मेंटेन नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर कहाँ से मेंटेन होगा, और जब फंक्शन ही नहीं चला तो वो स्ट्रक्चर कहाँ से मेंटेन चलेगा, वो फंक्शन चल रहा था तो वो स्ट्रक्चर भी मेंटेन है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एंजाइम बनाता है मॉडिफाई होके, और वो एंजाइम हमारे सेल्स के अंदर लिविंग सिस्टम के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको कैटलाइज करता है, इसीलिए अमीनो एसिड बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लिविंग सिस्टम के अंदर। दूसरा सिग्निफिकेंस आपको कल मैंने बताया था कि अमीनो एसिड जिसका नाम था ट्रिप्टोफेन, याद है ट्रिप्टोफेन। आपको मैंने कहा था प्लांट के अंदर ये ट्रिप्टोफेन जिंक आयन की प्रेजेंस में एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ऑक्सिन। इसके बिना प्लांट की लाइफ अधूरी है, एक प्लांट आके भी आ नहीं पाएगा, मतलब वो अगर अपने ग्रोथ को पूरा कर ही नहीं पाए तो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, नेचर में वो आ नहीं सकता है, नेचर में वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। और ऑक्सिन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में। मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तब भी पढ़ाऊंगा। तो आप तो बस अब इतना समझो कि प्लांट की लाइफ ऑक्सिन के बिना अधूरी है, ऑक्सीजन नहीं रहा तो प्लांट अपना लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और प्लांट नहीं लाइफ कंप्लीट कर पाएगा तो हम कहां से, हम तो उसी पे डिपेंड है। तो आप समझ लो एक ट्रिप्टोफेन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, कितना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कई सारे सिग्निफिकेंस है, 3-4 हम डिस्कस कर रहे हैं, कई सारे हैं और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस। तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, तीसरा सिग्निफिकेंस अगर आपने कभी सुना हो, ग्लाइसिन जो था, ग्लाइसिन कैसा अमीनो एसिड है नवीन, एसिडिक न्यूट्रल या बेसिक,
जल्दी। हाँ सर। ग्लाइसिन कैसा अमीनो ग्लाइसिन एसिड है? सर न्यूट्रल है। न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो वो एक अमीनो एसिड है। तो ये ग्लाइसिन क्या करता है, एक कोएंजाइम ए है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब जुड़ता है साथ में तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन। क्या बोलते हैं? PORPHYRIN, पोरफायरिन। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये पोरफायरिन ओपन फॉर्म में रहा तो एक अलग चीज बनेगा, और अगर ये पोरफायरिन रिंग के फॉर्म में आ गया तो एक अलग चीज बनेगा। लेकिन इतना पक्का पता है कि पोरफायरिन बना तभी है जब ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ सक्सिनाइल कोएंजाइम ने बाइंड किया है। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा होगा पोरफायरिन बनाने में। अब समझिएगा, यह बात आपको आगे भी बताएंगे पोरफायरिन कहां कहां पाया जाएगा। अगर पोरफायरिन ओपन फॉर्म में प्रेजेंट रहा, मतलब कोई रिंग नहीं बनाया, लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहा, तो वो पोरफायरिन बनाता है फाइकोबिलिप्रोटीन। फाइकोबिलिप्रोटीन बनाता है वो। कौन? पोरफायरिन, अगर वो ओपन फॉर्म में प्रेजेंट रहा। और ये फाइकोबिलिप्रोटीन मॉडिफाई होके दो चीजें बना सकती है, एक फाइकोसाइनिन CYANIN फाइकोसाइनिन, और एक फाइको इराइथ्रिन इराइथ्रिन, ठीक है। तो ये दो चीजें बना सकता है कौन? फाइकोबिलिप्रोटीन। फाइकोबिलिप्रोटीन किससे बना है? पोरफायरिन से। पोरफायरिन किससे बना है? ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम से। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो फाइकोसाइनिन है ये प्रेजेंट होता है आपको एल्गी के क्लास क्लोरो नहीं, साइनोफाइसी में। साइनोफाइसी में, ठीक है। और ये उसमें भी प्रेजेंट होता है जो रेड एल्गी होता है, जो रोहोडोफाइसी है। रोहोडोफाइसी। अब आप बोलोगे सर ये साइनोफाइसी और रोहोडोफाइसी क्या है? भूल जाओ, मैं पढ़ाऊंगा प्लांट डाइवर्सिटी में, एल्गी का क्लास है। हाँ, एक बात सुनना कान खोल के, साइनोफाइसी इज द मेन पिगमेंट इन साइनोफाइसी। मतलब फाइकोसाइनिन इज द मेन पिगमेंट, ये एक प्रकार का पिगमेंट है जो फाइकोबिलिप्रोटीन से बना है। ये मेनली किस में मिलता है? साइनोफाइसी में, लेकिन थोड़ा बहुत रोहोडोफाइसी में भी होता है। आते हैं फाइकोइरेथ्रिन में। फाइकोइरेथ्रिन ये भी साइनोफाइसी में मिलेगा और रोहोडोफाइसी में मिलेगा। साइनोफाइसी ब्लू एल्गी एंड रोहोडोफाइसी रेड एल्गी। तो ये भी दोनों में मिलेगा, मगर फाइकोइरेथ्रिन इज द मेन पिगमेंट फाउंड इन रेड एल्गी, दैट मींस रोहोडोफाइसी। हाँ, लेकिन ये इसमें भी मिलेगा, जैसे ये फाइकोसाइनिन मेनली इसमें मिलता था लेकिन इसमें भी मिलता था। इसका मतलब आप छोड़ दो, आप ये रेड एल्गी ब्लू एल्गी के चक्कर में मत पड़ो। आप तो बस इतना समझो कि ये फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट है एल्गी के अंदर पाए जाने वाले, और ये दोनों ही पिगमेंट किसमें मिलते हैं, ये सब पार्ट प्लांट डाइवर्सिटी में बताएंगे। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है पिगमेंट, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन, फाइकोबिलिप्रोटीन से बनते हैं। और फाइकोबिलिप्रोटीन ओपन स्ट्रक्चर है पोरफायरिन का, और वो बनता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में जुड़ता है। और मैं बता दूं, इस पिगमेंट के बिना एल्गी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएगा एनवायरनमेंट। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एल्गी तब भी ये बात रियलाइज करा दूंगा मैं आपको। उसका काम ही है, वो पिगमेंट से उसका सारा काम चलेगा। तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, पोरफायरिन। बोलो, बात क्लियर है? रही बात कि अगर वो रिंग स्ट्रक्चर बना लिया तो 3-4 चीज बनाएगा, समय नहीं है, 3 मिनट है ना। फंस गया यार बीच में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी अगले मीटिंग में बता देते हैं, याद दिलाना। ये सारे पोरफायरिन अगर रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में आया तो क्या क्या बनाएगा, ठीक है। ओपन वाला मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, और इसके रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे एक और अगला टॉपिक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में।